आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले एडिशन कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा सोल्ट को मिक्स करके क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। दो टाइप का होता है, डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट उसको कहते हैं जो 100% आयनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन में डालने में। जैसे इसके एग्जांपल है कार्नालाइट, मोर सोल्ट, पोटेशियम। जैसे कार्नालाइट को आपने पानी में डाल दिया तो पोटेशियम प्लस भी देगा, Cl- भी देगा, Mg2 प्लस भी देगा, और तीनों के टेस्ट लगेंगे। ठीक, तीनों के पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 100% आयनाइज नहीं होता। इसमें देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा। जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है, ओनली वो आयनाइज होगा। ठीक, तो इसमें देखो Fe2 प्लस आयन भी है, Fe2 प्लस भी है, Cn- भी है, K प्लस भी है, लेकिन Fe2 प्लस और Cn- आयनाइज नहीं होंगे, इसलिए उनका टेस्ट नहीं देगा, ओनली पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा। नेक्स्ट, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो स्पीसीज है दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर। और सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये लुईस एसिड का काम करता है। और लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या कहते हैं? लिगेंड। किसका काम करेगा? लुईस बेस का। टाइप ऑफ लिगेंड में सबसे पहले आते हैं न्यूट्रल, उनका नेम एज इट इज लिखा जाता है। वाटर का एक्वा, अमोनिया का अमाइन, अमाइन में डबल एम आएगा, CO का कार्बोनिल फोस्फिन PH3, ये ट्राइफिनाइल फोस्फिन है, पिरिडिन है ना, NO को नाइट्रोसिल। और कैटायनिक लिगेंड में सफिक्स IUM लगाते हैं, NO प्लस में जब होता है इसको नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा एनाइनिक लिगेंड। सफिक्स क्या होता है? O। मोनोडेंटेड लिगेंड है, डेंटिसिटी इसकी 1 होती है, यानी इसमें एक ही डोनर एटम है। जैसे H-, इनमें सफिक्स O लगेगा, हाइड्राइडो, हैलाइडो, हाइड्रोक्सो, साइनाइडो, ऑक्साइडो, परोक्साइडो। कर लोगे ना ऐसे? ये सारे एग्जांपल्स है, देख लेना बस एक बार। या यूपीएससी नेम में जब लिखोगे ना इनको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, जिसकी डेंटिसिटी 2 होती है, डोनर एटम 2 होते हैं। जैसे इथाइलिन डायामीन हो गया, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। ऑक्सलेटो है, इसमें 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है। ग्लाइसिनेटो है, इसमें 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है। ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, इसमें दोनों डोनर नाइट्रोजन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद DMG बोलते हैं शॉर्ट में इसको। पॉलीडेंटेड में विच हैज मोर देन 2 डोनर एटम। ये दोनों इतने खास एग्जांपल नहीं है, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये दोनों NCERT में भी है। ये ट्रीस 2 अमीनो इथाइल अमाइन। तो इसमें देखो नाइट्रोजन के, अमोनिया होता है ना, अमोनिया, तीनों हाइड्रोजन हटा दो, उसके 3 अमीनो इथाइल लगा दो। ये देखो, ये 2 कार्बन और ये NH2, ये अमीनो इथाइल होता है। ठीक, तो ये 3 लगा दिए, और इसमें कितने डोनर एटम हो गए? 4 डोनर एटम हो जाएंगे। कौन है? नाइट्रोजन। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड है ये। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट है, EDT ये बोलते हैं इसको। इसमें 2 डोनर नाइट्रोजन एटम है, 4 डोनर ऑक्सीजन एटम है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? चिलेटिंग लिगेंड। जब डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड में 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम एक साथ साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं तो उससे रिंग बन जाती है, जिसको चिलेटिंग रिंग कहते हैं। और लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड, कंपाउंड को चिलेटिंग कंपाउंड, प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये बन रही है। और चिलेट कंपाउंड में जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इस तरफ आ जाओ, एम्बिडेंटेड लिगेंड। जब ऐसा लिगेंड जिसके पास 1 से ज्यादा डोनर एटम, जैसे 2 डोनर एटम है लेकिन उसमें से एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। जैसे ये साइनाइड, कार्बन डोनेट करेगा, साइनाइड नाइट्रोजन करेगा, आइसोसाइनाइडो। ठीक, साइनाइटो लिख दिया क्या मैंने? साइनाइडो होता ना ये, तो सॉरी भाई, साइनाइडो। ये थायोसाइनेटो, वो आइसोथाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा। NO2- में ऑक्सीजन डोनेट करता तो नाइट्रिटो O, और नाइट्रोजन डोनेट करता नाइट्रिटो N। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, ये NCERT में नहीं है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई सेंट्रल मेटल एटम को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब लिगेंड कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट, कितने लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देख लोगे तो आसान है, ये तो बार बार रिपीट होंगे, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक, ये जरूर देख लेना, इसका फॉर्मूला है ना, ये आएगा काम। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। भाई चार्ज कितना है मेटल एटम पे? मेटल एटम का X मान लिया करो। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल दे रखा है, बाकी सभी का लिख के जितने भी, जैसे इसका 4 × +1 + x + 6 × -1 और ओवरऑल 0, तो इक्वल टू 0 कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वही चार्ज है। और अगर आपको कभी आयन दे दिया, जैसे इसमें आयन दे रखा है, तो x मान लिया क्रोमियम का 2 × -1 है, क्लोरीन का, इथाइलिन डायमीन पे 2 × 0 है, और ओवरऑल +1 इक्वल टू +1 कर दो, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। कर दोगे ऐसे? ये बढ़िया एग्जांपल था। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। न्यूट्रल है,
कैटायन पे टोटल चार्ज, एनायन पे टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। 4 कैटायन 3 एनायन, तो एलसीएम ले लो, 4 का और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो +12 -12 होगा। इन पे 4 पे +12 होगा तो 1 पे +3 और इस पे 3 पे -12 आएगा। तो अब यहाँ पे ना 4 × +3 इसका x मान लो, +6 × -1 ओवरऑल ये 3 है और न्यूट्रल ओवरऑल न्यूट्रल है, तो x कितना आ गया +2। फेरी फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये मैंने दोबारा रिवीजन करा रखा है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है, और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है। तो इसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट दे रखी है एग्जामिनर ने, और ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया। बोला ये CONH3 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि CONH3 4Cl2+ हेटेरोलेप्टिक है। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, जबकि इसमें 2 टाइप के लिगेंड है। बोलो कोई डाउट? वर्नर थियरी, वर्नर थियरी में हम क्या पढ़ते हैं? वर्नर थियरी ये कहती है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है उसका सेंट्रल मेटल या एटम या आयन जो होता है वो अपनी दोनों वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक लिगेंड के कारण होती है, जबकि ये किसी भी लिगेंड के कारण हो सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो भाई नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड है विद लिगेंड। ये आयनाइजेबल है, ये चेंज हो सकती है, लेकिन ये चेंज नहीं होती। ये हमें, ये नॉन डायरेक्शनल, ये हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बताएगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर है, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, 5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए बता दिया, वैसे आसानी है ये। ठीक, Ag प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 200 करेगा। अगर आपसे कैटायन, ये देख लेना एक बार, इनको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी बार रिपीट हो जाएंगे आपको सब याद हो जाएगा। अगर याद करने की जरूरत होती मैं इनको येलो से लिखता, कहीं लिखा क्या? नहीं। नेक्स्ट, अब ये टेबल बनाई हमने, ये आपके क्या लिख रखे हैं? कॉम्प्लेक्स लिख रखे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कितने आयन देगा, और अगर इसको उसके 1 मोल को एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाए कितने मोल AgCl बनेगा। सबसे पहला देखो, ये इसमें कोबाल्ट +3 में, हर जगह कोबाल्ट +3 में, हर जगह प्राइमरी वैलेंसी 3 आ जाएगी, हर जगह सेकेंडरी वैलेंसी 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक, अब देखो इसमें कितने आयन्स बनेंगे? एक तो कैटायन और 3 एनायन, टोटल 4 आयन। लेकिन ये कितने मोल Cl- आयन दे रहा है? उसका 1 मोल, 3 मोल, तो एक्सेस AgNO3 कितने मोल AgCl बनाएगा? 3। अब इसका कितने आयन बनेंगे टोटल? 3, तो AgCl के प्रेसिपिटेट 2 मोल, इसके कितने बनेंगे? एक कैटायन और एक एनायन, 2 आयन बन गए, लेकिन AgCl के PPT 1। अब इसमें कोई आयन है ही नहीं और इसका कोई AgCl का PPT नहीं बनेगा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनिक कंडक्टेंस किसकी है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बोलो किसकी है? फर्स्ट की है, क्योंकि उस पे क्या सबसे ज्यादा आयन्स है। दूसरा चेक करो, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? फोर्थ, क्योंकि उस पे चार्ज नहीं है। और कौन सा 2 मोल बनाएगा AgCl के जब उसका 1 मोल ट्रीट किया जाएगा एक्सेस AgNO3 के साथ? सेकंड। और अगर ऐसे लिख दे 0.003 मोल AgCl प्रेसिपिटेटेड व्हेन 0.01 मोल ऑफ 001 मोल ऑफ कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस AgNO3, किसका? फर्स्ट। रेशो देख लो बस। अब इसमें बोल रखा कि BaCl2 के साथ कौन वो बनाएगा? व्हाइट PPT। भाई जो बेरियम सल्फेट बनाएगा, जिसके पास सल्फेट आयन आयनिक फॉर्म में होगा, तो ये रहा आयनिक फॉर्म में। नेक्स्ट, ये वाला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इतना सा होता है कैटायन पे कितना चार्ज है, एनायन पे कितना चार्ज है, उसका रेशो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का रेशो। NaCl 1:1, MgCl2 2:1, AlCl3 3:1, MgSO4 2:2, Al2SO4 थ्राइस 3:2 कर लोगे। अब ऐसे ही है, इसके कैटायन पे +3 चार्ज, इस पे -1, 3:1 टाइप, ये 2:1 टाइप, +2 -1, इसमें +1 -1 1:1, ये भी +1 -1 1:1। ये दोनों सेम है लेकिन कलर अलग इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। एनसीईआरटी में लिखा है, ये येलो होता है, एक बार पढ़ लेना, जिसमें 2 Cl बाहर है वो पर्पल होता है, जिसमें 1 Cl बाहर है या तो वो ग्रीन होगा या वॉयलेट होगा। ठीक, नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन ना कर ले। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मैंने कर करके दिखाए थे आपको, बस पढ़ लिया, इतना काफी है। ये क्या बताता है? एप्लीकेशन, CO मॉलिक्यूल कितने जुड़ेंगे, जैसे NiCO4, NiCO में 4 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और चाहिए, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 4 CO के साथ बना लेगा। आयरन में 26 होते हैं, 10 और चाहिए, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कितने? 5 CO मॉलिक्यूल के साथ, FeCO5 हो जाएगा। इसी तरह CrCO6 हो जाएगा। ठीक,
MnCO6, Mn इसमें इसके पास टोटल 37 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है 36 करने के लिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। VCO6 वर्क्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद EAN जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको भले ही छोड़ सकते हो, लेकिन उससे आपको आइडिया लग गया ना कि किसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक, कितने कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं आपको पूरा 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट हम कैटायन लिखते हैं, देन एनायन लिखते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स लिखेंगे पहले मेटल लिखेंगे, मेटल के बाद लिगेंड्स लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये फॉर्मूला लिखने की टेक्निक है। फिर IUPAC नेम लिखते टाइम रूल्स का ध्यान रखना है। पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट हम कैटायन का नेम लिखेंगे, देन एनायन का नेम लिखेंगे, और जब आप कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं सबसे पहले लिगेंड्स का नेम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में हम लिखते हैं मेटल का नेम, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। अगर लिगेंड आपके पास एक से ज्यादा है, मोनोडेंटेट है तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, और पॉलीडेंटेट है तो बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस एटसेट्रा ये यूज किया जाता है। ध्यान रखना, कभी भी प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिगेंड अगर आपका न्यूट्रल है उसका नेम एज इट इज लिखते हैं, लिगेंड अगर आपका एनाइनिक है उसका सफिक्स O लगेगा, और कैटायनिक के केस में IUM लगेगा। और जब हम IUPAC नेम लिखते हैं उसमें कोई स्पेस नहीं होता, हम डिजिट को, न्यूमेरिक को और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करते हैं, और नंबर्स को, न्यूमेरिक को कोमा से सेपरेट करते हैं। और कभी भी आप नंबर ऑफ कैटायन या एनायन रिप्रेजेंट नहीं करते कि आयनाइजेशन स्फीयर में कितने हैं या नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक। ये था IUPAC नेमिंग। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे IUPAC नेम लिखे हैं, सारे NCERT के एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं। आपको क्या करना है, ये सारे एक बार घर पे लिख लिख के देखने, कर लेंगे जो रूल मैंने बताया उससे, ऐसे ही ये वाले सारे कर देना, हो जाएंगे भाई, पक्का। नेक्स्ट इसके बाद जब आपके पास IUPAC नेम लिखा है और फॉर्मूला लिखना हो, उस केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ना फॉर्मूला लिख लो और लास्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर फाइंड आउट कर लो, उससे क्या क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुआ। सबसे बढ़िया टेक्निक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांस है जब IUPAC नेम दिया है और फॉर्मूला लिखना है, तो उस केस में क्या करोगे, नेम तो लिखना आता ही, पहले कैटायन लिखा हुआ कैटायन का नेम, फिर जब आप कॉम्प्लेक्स का नेम लिखोगे कॉम्प्लेक्स में पहले मेटल, फिर लिगेंड आ जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और लिगेंड हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कई बार दिक्कत ये होती है बाहर कैटायन कितने हैं या बाहर एनायन कितने हैं, वो आप चेक कर लेना, जो ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखी है आप X मान के चेक करना, वही आ रही है तो आपका नेम बिल्कुल सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक। कर लेंगे। आज हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया है। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाए, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, कौन सा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मतलब जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये आगे 4 टाइप का जो अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नेक्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनमें जो लिगेंड है वो काउंटर आयन यानी आयनाइजेशन स्फीयर के आयन के साथ इंटरचेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ये आपके सामने है। नेक्स्ट सोलवेंट या हाइड्रेट आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनमें सोलवेंट या वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, काउंटर आयन के साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो उस केस में क्या बन जाएंगे, सोलवेंट आइसोमर बन जाएंगे, या पानी अगर लिया उसको हाइड्रेट आइसोमर बोल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी बाहर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं आएगा, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आएगा कम से कम उसके साथ एक आयन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये वाले केस नहीं बनेंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है। पहला ये एग्जांपल एनसीईआरटी के, इसका कलर वायलेट है, ये ग्रे ग्रीन है, बस एक बार देख लेना, ठीक। और देखो जैसा उसमें इंटरचेंज हो रहा है, उसमें क्या है, आयन चेंज हो रहे हैं, लिगेंड चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे भी तो वाटर या सोलवेंट क्या है, लिगेंड का ही तो काम कर रहा है, और वो काउंटर आयन के साथ चेंज हो रहा है, तो ये एक टाइप से क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप है। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो डोनर एटम चेंज होने की वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे दे आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें NO2 में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि सेम में ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक। ये नाइट्रेटो N लिखा जाएगा, ये नाइट्रेटो O लिखा जाएगा। अब इसमें थायोसाइनेटो में S कोऑर्डिनेट कर रहा है, थायोसाइनेटो S लिखेंगे, जबकि इसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसको थायोसाइनेटो SN लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा,
इसमें बोलो भाई, इसमें कैटायन है, लिगेंड के इंटरचेंज क्या होगा, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा कैटायन भी एनायन भी, तो उनके बीच में लिगेंड्स इंटरचेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, ये चारों दे दिए, आयनाइजेशन, सोलवेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, और सामने लिख दिए 4 एग्जांपल, मैच द कॉलम था, कर लोगे, हो जाएगा ऐसे। ये देखो, इनके नेम भी लिखना सीख जाओगे ना। नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है, और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट क्यों है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिनोमेना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओनली हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेंगे, और टेट्राहेड्रल कभी भी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर बात करें, टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करता क्योंकि वो सिमेट्रिक होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर जीआई शो करेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, सिस में 90 की जो पोजीशन होगी स्क्वायर प्लेनर में उनको क्या कहते हैं, सिस, और जो 180 की पोजीशन होगी उनको क्या कहते हैं, ट्रांस। अब देखो, ये तो शो करेगा ही नहीं, ठीक, ये भी शो नहीं करेगा। MA2B2, एक बार दोनों A 90 पे आ जाए, B भी 90 पे, और एक बार AA 180, B 180, तो सिस और ट्रांस, ये सिस प्लेटिन ट्रांस प्लेटिन। और इसमें Cl की जगह अगर बार Br कर दे तो ये एक नया केस बन जाएगा, ये भी सिस ट्रांस है। बोलो कोई डाउट है क्या? तो दोनों, इन दोनों केस में दो GI बनेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस होता है जबकि ट्रांसप्लेटिन पॉइजनस है। MABCD टाइप में 3 टाइप के बनेंगे, ठीक, 3 GI बनेंगे। कैसे? अमोनिया के साथ Cl सिस है, ट्रांस है, अमोनिया के साथ Cl सिस, अमोनिया के साथ Cl सिस, तो 2 सिस 1 ट्रांस। NCERT में एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल है, तो सिस 90 वाले केस मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, ट्रांस वाले केस मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो टोटल मैक्सिमम कितने आइसोमर्स बन सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में? 15 बन सकते हैं, ठीक। MA6 में 0, MA5B में 0, फिर ये देखो MA4B2, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ये Cl 90 पे सिस, Cl 90 पे 180 पे ट्रांस। तो ऐसे ही अगर आप Cl की जगह यहाँ पे एक Br ले लें तो ये नया केस बन जाएगा, ये भी सिस ट्रांस है, ठीक। नेक्स्ट, MA3B3, इसमें 2 आइसोमर बनते हैं जब ये एलिमेंट्स ऐसे, ये लिगेंड एक दूसरे के सामने हो, जैसे A के सामने B एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हैं, या यूं बोल दो सारे ट्रांस है, AB ट्रांस बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फेशियल आइसोमर। और जिसमें एक केस ऐसा बन जाए भाई AA ट्रांस है, BB ट्रांस है और एक AB ट्रांस है, दैट इज कॉल्ड मेरिडोनलिया मर आइसोमर, ठीक। और अगर AA थ्राइस आ जाए, ये 3 आपके डाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, उसमें GI 0 आएगा, फिर AA ट्वाइस B2 आ जाए, उस केस में GI कितना आएगा? 2 आएगा, ये सिस ये ट्रांस। और यहां पे अगर एक्स्ट्रा एक आ जाए, Br लग गया और ये Br लग गया, ये MAA ट्वाइस BC टाइप केस बन जाएगा, इसमें भी 2 आएंगे। MABCDEF, इसमें सारे अलग है, तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 15। बस ये आपके NCERT में इतना ही पढ़ना है। तो ध्यान रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब भी नंबर ऑफ GI आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा या तो 2 या 0 या 15, जो NCERT में एग्जांपल गिवन है वो। 0 कब आएगा? जब MAA थ्राइस टाइप दे दे, यानी 3 डाइडेंटेड लिगेंड दे दे, ठीक, वो भी सिमेट्रिक। और MABCDEF 6 के 6 अलग दे दे, उसमें 15। बाकी हर केस में कितना आ रहा है GI? 2। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अब जब पोलर, अच्छा, ये हम किसी भी कंपाउंड को ये चेक करने के लिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, पोलैरिमीटर यूज किया जाता है। पोलैरिमीटर में एक पोलैरिमीटर ट्यूब होती है, उस ट्यूब में उस सब्सटेंस को रख देते हैं। प्रोसेस क्या होता है, वहां पे ना ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी जो एक ही प्लेन में चलेगी, वो आपके सब्सटेंस के थ्रू पास करती है। अगर वो एज इट इज पास कर जाए, सेम प्लेन में रहे, कोई उसमें रोटेशन ना आए, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। और वो इधर उधर हो जाए, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर वो क्लॉकवाइज होगी रोटेट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज में लीवो रोटेटरी। नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको समझाया है, ये दोबारा बस ये डेफिनेशन लिख दी। ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव, डेक्स्ट्रो, लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेट क्लॉकवाइज और लीवो एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पहचानने का एक ही तरीका है, जो सब्सटेंस अनसिमेट्रिक होगा वो हमेशा ऑप्टिकली
एक्टिव होगा, क्योंकि वो उसमें जो रोटेशन आएगा ना नेट लाइट का, जैसे ये है, ये सिमेट्रिक सब्सटेंस है, ये अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करेगा, आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, नेट रोटेशन जीरो आएगा, सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अनसिमेट्रिक में कुछ रोटेशन तो प्लस θ1, कुछ रोटेशन माइनस θ1, नेट रोटेशन नॉन जीरो, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अनसिमेट्रिक सब्सटेंस ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इमेज इनकी बनेगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल होती है। ठीक, ये मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब कोई सब्सटेंस कब अनसिमेट्रिक होगा, जब उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। वैसे तीन होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम चेक नहीं करते, आप बस ये दो ही चेक करना, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को हम कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि कायरो वर्ड से आया हैंड, हैंड क्या है, अनसिमेट्रिक, तो कायरल का मतलब हो गया अनसिमेट्रिक, और अनसिमेट्रिक क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ए कायरल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है हमारे मॉलिक्यूल में जिससे इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में सारे सेम एटम या ग्रुप पाए जाते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बनेगा। जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें हमेशा स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। टेट्राहेड्रल एक ही केस में ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब उसमें चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Ma6 वाला केस आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसे CrNH3 6 आ गया। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें सिमेट्री आनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। नेक्स्ट, Ma5B टाइप, इसमें भी पक्का होगा। ठीक, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर आ जाओ, ये चारों केस आपके एनसीईआरटी में है। Ma4B2 टाइप, तो इसमें सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा। सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है और ट्रांस में तो सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों है, तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें Cl की जगह एक जगह Br लगा दो, Ma4BC टाइप बनेगा, सिस ट्रांस बनेंगे, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। सेम केस होगा, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें भी सॉरी, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, ये आपका Ma3B3 टाइप आ गया। फैक और मर, इनमें हमेशा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही आएगी। फैक और मर दोनों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट, MABCDEF टाइप, ये तो अनसिमेट्रिक हो गया सब्सटेंस ही, और जो अनसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके कितने GI बनते हैं, 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी सबका D और L बनेगा। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने बन गए, 30, और टोटल पूछ ले वो भी कितने, 30, क्योंकि GI के 15 D और 15 L, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, अब ये देखो, अब आया डाइडेंटेट का केस। पहला डाइडेंटेट MAA थ्राइस टाइप, इसमें क्या है, ये इसमें ना क्या होगा, ये GI तो शो करेगा नहीं, लेकिन इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। दो आइसोमर बनेंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, MAA2B2 टाइप, ये एग्जांपल आ गए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, क्योंकि उसमें ना कोस प्रेजेंट है ना पोस प्रेजेंट है। लेकिन ट्रांस में कोस, और ये यहां पे बी रह गया यार लिखा, इसमें क्या है, कोस भी प्रेजेंट है और पोस भी प्रेजेंट है, उसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सिस D और L शो करेगा, ट्रांस शो नहीं करेगा। तो GI 2 है, OI 3 है, टोटल भी 3 रहेंगे। फिर इसमें MA2BC, अब एक Cl की जगह मैंने क्या कर दिया, NH3 लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिस तो वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव था, अभी भी रहेगा, लेकिन ट्रांस में क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं रहेगा, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अभी भी है। काट दो इसको ऐसे, इधर और इधर सेम है कि नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस एक्टिव है। नेक्स्ट, MAAB2C2, अब इसमें ना 3 GI बनेंगे। एक तो सिस, जिसमें ना Cl NH3 सिस, Cl ट्रांस, NH3 ट्रांस, तो एक सिस 2 ट्रांस के केस बने। तो अब इसमें सिस तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ट्रांस इसके भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो GI 3 बने थे, टोटल कितने बनेंगे, 4, और 4 ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो हमने एक चीज नोटिस करी भाई, कभी भी सिस और ट्रांस अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, GI अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, चाहे सिस ट्रांस आ जाए, चाहे फैक और मर आ जाए, कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा। कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब उसके पास कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो। देखो, एक बाइडेंटेट, 3 बाइडेंटेट, 2 बाइडेंटेट, 2 बाइडेंटेट और 1 बाइडेंटेट। ठीक,
तो यहां पे सिस, ये सिस तीनों का सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो तो सिस ट्रांस बनाता ही नहीं है। नहीं समझे? थोड़ा मतलब दिमाग एनालिसिस करने वाली बातें है ना। नेक्स्ट ये वाला Ma2 ए, ये M वो आ गया ना AA ट्वाइस B2 टाइप, अभी पीछे किया था, इसका सिस ट्रांस सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस नहीं है। 2 GI 3 OI टोटल 3। ये आ गया आपका पहले वाला एग्जांपल जो पिछले पेज पे लिखा था, AA थ्राइस टाइप। ठीक, ये क्या आ जाएगा? ओनली ऑप्टिकली एक्टिव D और L। ये वाला देखो, अच्छा इसमें मैंने बता रखा कि ये 5 स्टीरियोमर बनाएगा, गलत है क्योंकि तीन ही बनाता है टोटल। 2 GI 3 OI जरूर है लेकिन 5 नहीं है टोटल, क्योंकि 2 GI के ही तो टोटल 3 बन रहे हैं, क्योंकि एक सिस D एंड L शो कर रहा है और एक ट्रांस। ये वाला जो कंपाउंड है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सोलवेट आइसोमेरिज्म क्योंकि NH3 बाहर आ जा सकता है, और NO2 ONO NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर है, लिंकेज, और GI शो करेगा। जब ये एक अंदर आ जाएगा Ma4 BC टाइप बन जाएगा, और इसके टोटल बनेंगे 10। अब ये वाला केस, ये तो सिस ट्रांस का केस है बस। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके लिए 4 थ्योरी है, VBT CFT, ये हमारे सिलेबस में है, LFT और MOT नहीं है। आज हमने VBT पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? CFT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ये कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है उसके वैकेंट, और उसके पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, जिनकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, वो क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से। इसके बाद जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, तो अगर इनर n-1d ऑर्बिटल्स NSNP के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बनता है। ठीक, ये दिखा रखा मैंने आपको। और अगर आउटर ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमें लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बताती है। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड विद डिफरेंट लिगेंड। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाए गए डिफरेंट लिगेंड के साथ, फिर लाइट एब्जॉर्ब करा के देखी गई, जिसकी लाइट एनर्जी ज्यादा थी उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये गैप ज्यादा था, यानी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहला। फिर उनको सीरीज में अरेंज कर दिया, जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये देख लो I माइनस या Br माइनस, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से कर लोगे याद इसको। और कम से कम इतना तो जरूर याद रखो, जिसमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो हैलोजन सबसे वीक लिगेंड हो जाएंगे, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर जहां पे है, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन डोनर। अब ये 4 पॉइंट याद रखना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। वाटर एंड अमोनिया वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस ऑफ कोबाल्ट 3+ ओनली, और ऑक्जेलेटो भी कोबाल्ट 3+, कॉपर 2+ एंड कोबाल्ट 3+ ओनली। इन दो के केस में करेगा, ओनली को अंडरलाइन करना। ठीक, सिर्फ कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+ के केस में वाटर और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे हमेशा, बाकी वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्जेलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा कोबाल्ट 3+ के साथ। F- वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन Ni4+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। और 4D और 5D के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और सब सारे कोई भी अनपेड नहीं है, सारे पेयरिंग में डायमैग्नेटिक होगा, स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp ज्योमेट्री लीनियर। 4 के लिए sp3 और टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। 5 के लिए sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और dsp3 तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 6 वाले में sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए Ag के बनाए sp आएगा, लीनियर आएगा। ठीक, और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आते हैं, सॉरी है ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास, Ag के पास। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले NiCl4 2- में, निकिल 2+ में है, तो यहाँ पे Cl- वीक फील्ड लिगेंड होने के नाते पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, तो S और P के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली ये एग्जांपल भी ऐसे MnCl4 MnBr4 2- CuCl4 2-, ये सारे टेट्राहेड्रल बनाएंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। NiCO4 में CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन निकिल 0 में है, तो सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवा देगा 3D में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, टेट्राहेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देखो NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक। कर लोगे?
नेक्स्ट, फिर जब NiCN4 माइनस आएगा, MnCN4 आएगा, Cu के साथ आएगा वाटर अमोनिया इथाइलिन डायमीन CN2 साइनाइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हर जगह पेयरिंग होगी, और हर जगह पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा भाई, सब में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके आप कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेंगे। Mn वाले में ध्यान रखना, नहीं Mn वाले में कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 3D 5, ये ऐसे बनते हैं ना, ये T2G और EG में पहले 3 में ही आप ओवरलैपिंग कराते हैं, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि T2G में ओवरलैपिंग करा रहे हो आप, ठीक। नेक्स्ट, और कॉपर वाले में एक ध्यान रखना, यहां पे पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 4p में, तब भी ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। नेक्स्ट, इसके बाद प्लेटिनम और पैलेडियम के सारे स्क्वायर प्लेनर होंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि इनके केस में सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हमेशा डायमैग्नेटिक ही बनेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में CO, ये देखो साइनाइड है, साइनाइड है, साइनाइड है, साइनाइड है, हर जगह साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, तो सब में क्या है, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कह देंगे, और किसी में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे इसमें एक आ जाएगा, शायद दो आ रहे हैं ना इसमें, तो होने चाहिए थे 4 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड है, तो इसकी स्पिन कम होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली ये क्या है, ये तो बन गया आपका स्पिन पेयर्ड डायमैग्नेटिक, लेकिन इसमें 3D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पेयरिंग की वजह से सिर्फ एक रह गया। 3D5 की वजह से 5 होते, लेकिन पेयरिंग से एक रह गया, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो, ये Fe+2 में साइनाइड के साथ डायमैग्नेटिक और Fe3+ में पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, कोबाल्ट के साथ ऑक्जेलेटो, वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, कोबाल्ट 3+ में फिर D2sp3 ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक स्पिन पेयर्ड आ जाएगा। निकिल +4 के साथ F- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाता है ड्यू टू पेयरिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है D2sp3। कोबाल्ट के साथ अमोनिया और वाटर, वैसा ही केस बनेगा जैसा ये था अभी तक, कोबाल्ट +3 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, दोनों पेयरिंग वगैरह करा देंगे, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट 2+ में होगा, वाटर और अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे तो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, तो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद निकिल के साथ भी वाटर अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। COF6 3- के साथ फ्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आयरन के साथ फ्लोराइड, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। Mn के साथ Cl, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें ध्यान देना, Mn3+ में 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे इसको खाली रहने दो, उसको छेड़ना ही नहीं है, तो sp3d2 आएगा। तो इन सब में वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से sp3d2 आ रहा है। नेक्स्ट, क्रोमियम 3+ में हमेशा D2sp3 बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और हमेशा क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 इनर ऑर्बिटल खाली है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, चाहे कोई सा भी, चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बोलो, कोई डाउट है क्या? क्रोमियम CO के साथ Cr0 में, CrCO6 में, यहां पे पेयरिंग हो जाएगी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, D2sp3 इनर ऑर्बिटल डायमैग्नेटिक। ऐसे ही आयरन में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 पेयरिंग कर जाएंगे, DsP3 आएगा इसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा ये भी। लिमिटेशन क्या क्या VBT की, बहुत सारे अजम्पशन माने गए, ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात नहीं करती, बोला सर पर आपने तो लिखवा, भाई मैंने लिखवाया ना, वो VBT ने थोड़ा बोला है। VBT के लिमिटेशन जरूर पढ़ना आप, ये हमें ये नहीं बताते कि कलर कैसा कंपाउंड का, मैग्नेटिक डेटा के बारे में बात नहीं करती, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात नहीं करती, और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे ये भी नहीं बता रही। बोलो, कोई डाउट है क्या? क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या है? सबसे पहला, क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या कहती है भाई, जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है, और जो न्यूट्रल होते हैं उनको टाइनी डाइपोल कंसीडर किया जाता है, लाइक वाटर एंड अमोनिया। और ये कहते हैं कि मेटल और लिगेंड में कोई भी कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मेटल और लिगेंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी उनके बीच में प्योरली आयोनिक बॉन्ड होता है। यानी VBT ने जो बोला था ना, ये बनता है वो बनता है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसने सारा नेग्लेक्ट कर दिया। CFT ने साफ बोल दिया VBT गलत है, इसमें कोई भी कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, प्योर आयनिक बॉन्ड होते हैं। और 5D ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डिजेनरेट, यानी उनकी एनर्जी इक्वल होती है।
फिर जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो क्या करेगी 5d ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको स्प्लिट कर देगी T2G और EG ऑर्बिटल में। T2G मींस ट्रिपली जनरेट, EG मींस डबली जनरेट। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और एनर्जी रिलीज होगी किसके केस में ज्यादा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड। इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाएंगे? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। CF10 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वो चारों तरफ से उसके एक स्फीयर बना लेते हैं। तो लिगेंड पे है नेगेटिव चार्ज और मेटल पे है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करती है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर हम कंसीडर करें, देखो वैसे तो बोल रहा है प्योर आयोनिक बॉन्ड, और कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल भी मान रहा है साथ में, समझेगा नहीं समझे? ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स जो आपके लिगेंड है वो क्या है? सारे 90 पे आएंगे। ये जैसे ये हो गए आपके, मान लीजिए एक्स एक्सिस के लोग, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है रेड की, और ये मान लीजिए इस वाले येलो की वाई डायरेक्शन है, और ग्रीन वाले की जेड डायरेक्शन है। तो लिगेंड कितने पे हो गए? एक दूसरे के 90 पे हो गए। तो लिगेंड 90 पे हो गए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? लिगेंड किसके लोग आ रहे हैं? एक्सिस के लोग आ रहे हैं, इसलिए 90 डिग्री पे है। ठीक, तो जब लिगेंड 90 पे एक्सिस के लोग अप्रोच करेंगे तो यहां पे dxy, dyz, dxz इन तीनों के लोब कहां होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। तो इसलिए वो मेटल ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में नहीं आएंगे, रिपल्सन कम होगा, इनकी एनर्जी कम रहेगी। तो ये होते हैं 3 ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी कम रहती है। लेकिन dx2, y2, dz2 अलोंग द एक्सिस आएंगे, तो ये क्या करेंगे? डायरेक्ट किसके रास्ते में आ गए? लिगेंड के रास्ते में, आपस में रिपल्सन होगा जिससे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किसकी? इन दोनों ऑर्बिटल की, इनको कहते हैं डबली जनरेट ऑर्बिटल। तो इसलिए आप 5 डीजनरेट ऑर्बिटल को ऐसे T2G और EG में तोड़ देते हैं। ये 3, इनकी एनर्जी कम, इनकी ज्यादा। ये जो एनर्जी गैप आता है दिस इज कॉल्ड CFSC, जिसको डेल्टा लोट या 10dq से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे इनको नीचे वाले जो नीचे जाएगा एनर्जी, इसको बैरी सेंटर को 0 लेवल पे मान के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इनकी आएगी -2/5 डेल्टा नोट, और इसकी आएगी +3/5 डेल्टा नोट। CFSC टोटल कैलकुलेट करनी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग NT2G इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस NEG +3/5 डेल्टा नोट प्लस P मींस पेयरिंग एनर्जी। NT2G है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G और NEG है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे सबके। कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 के जब लिखा तो सब में क्या आएगा? T2G1, T2G2, T2G3, चाहे वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 ऐसे आ जाएंगे। बोलो, कोई डाउट नहीं है? वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले पेयरिंग कराएगा नीचे T2G ऑर्बिटल में। तो D4, D5, D6, D7 में अगर देखेंगे इसमें पेयरिंग नहीं हो रही। T2G3, EG1, T2G3, EG2, T2G4, EG2, T2G5, EG2। लेकिन इसमें क्या होगा? पेयरिंग T2G4, T2G5, T2G6, T2G7, T2G6, EG1। तो यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 4, 5, 4, 3, यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1। यहां डिफरेंस आ गया कॉन्फ़िगरेशन में भी और मैग्नेटिक डेटा में भी। फिर D8, D9, D10 इनमें देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हर जगह T2G6, EG2 दोनों में, T2G6, EG3, T2G6, EG4। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, 1, 0, 2, 1, 0। बोलो, कोई डाउट है क्या? तो D4, D5, D6 कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। D1, D2, D3, D8, D9, D10 ये क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए सेम आएंगे। फिर इसमें पूछा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसमें, तो ये सारे क्या दे रखे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखे हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपसे पेयरिंग करा करके देख लिया, Fe3+ में 3d5 T2G5 आएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। Mn3+ में 3d4 T2G4 आएगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 3+ में 3d6 T2G6 सारे पेयरिंग में, और Cr3+ में 3d3 T2G3। तो सबसे ज्यादा अनपेड इसमें है, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग शो 2.84 बैरल मैग्नेटॉन। तो आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। D6 का वीक फील्ड लिगेंड में T2G4, EG2, इसका D5 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G5, ये D8 में T2G6, EG2, D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G6, EG1। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आए हैं। नेक्स्ट, फाइंड CFSC फॉर फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D6 दे दिया इन वीक फील्ड लिगेंड, T2G4, EG2, तो 4 है आपके किसमें? T2G में 4 इंटू -2/5 डेल्टा नोट प्लस 2 इंटू 3/5 डेल्टा नोट प्लस 1 पेयरिंग में है। तो ऐसे करने, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं।
ठीक। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में बनते हैं, लेकिन NiCO4 में CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो आएगा वो बिटवीन द एक्सिस आएगा, और बिटवीन द एक्सिस आएगा तो ये जो 3 ऑर्बिटल थे T2 वाले, इन तीनों को डायरेक्टली पॉइंट करेगा, जिसके कारण रिपल्सन ज्यादा, इनकी एनर्जी ज्यादा। इस बार इन दोनों के डायरेक्ट ये रास्ते में नहीं आ रहे, इसलिए रिपल्सन कम, एनर्जी कम। तो आप देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे आएंगे 2 और ऊपर आएंगे ये 3, इनको E और इनको T2 ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहां पे ये डेल्टा T कहलाएगा CFSE, ये -3/5 डेल्टा नॉट, ये 2/5 डेल्टा नॉट प्लस का, ठीक। और CFSE का वही फॉर्मूला, इतना डिटेल में नहीं आएगा, इसको बेसिक पढ़ लिया बस, छोड़ दो, है ना। और ये भी इतना नहीं पूछेगा आपसे वीक फील्ड लिगेंड का ना। सबस्क्रिप्ट G यूज किया जाता है उसके केस में, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के केस में, ज्योमेट्री सिमेट्रिक ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे यूज नहीं करेंगे। फिर इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, D1 का E1 T20, D2 E2 T2, D2 T20, D3 E2 T21, D4 E2 T22, D5 E2 T23, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करेगा E3 T2 3, D7 E4 T2 3, D8 E4 T2 4, ये D4 D9 E4 T2 5, D10 E4 T2 10। ऐसे कर लोगे या नहीं कर दोगे? नेक्स्ट, CFSE फॉर फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D7 D4, ये लिख के देख लेना बस, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिज्म बताना किसका ज्यादा है। MnCl4 वीक फील्ड लिगेंड है, D5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। CO2+ में है, 3D7 में कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। निकिल 2+ वीक फील्ड लिगेंड है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहां पे Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कर दोगे रेंज। नेक्स्ट, अगर स्टेबिलिटी बतानी है आपको, सबसे पहले मेटल चेक करो, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D मेटल क्या करेगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, अगर दोनों में सेम मेटल है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो जैसे Cn- से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, CO है, तो इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और चिलेट लिगेंड कहीं आ जाए वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ड्यू टू चिलेशन, पहले भी बताया था। और डेल्टा T जो होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, दैट इज 4/9 डेल्टा नॉट, ठीक। और ये इसका रीजन भी यहां बता रखा, वैसे जरूरत नहीं है रीजन अगर जानना चाहते हो भाई। 4/9 होती है डेल्टा नॉट की, 2/3 फैक्टर घटा किसके कारण, टेट्राहेड्रल में 4 कॉम्प्लेक्स, उसमें 6 कॉम्प्लेक्स, 4/6 2/3 हो गया। फिर दूसरा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, जिसके कारण इसके जो T2 ऑर्बिटल वो ऊपर चले गए और E नीचे रह गए, उसके कारण भी इसकी CFSE 2/3 से घट जाती है। कंक्लूजन क्या है CFT का, ये हमें फॉर्मेशन बताएगी, स्ट्रक्चर बताएगी, कलर भी बताती है, मैग्नेटिक डेटा भी बताती है। लिमिटेशन क्या है इसकी, इसने माना कि लिगेंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनायनिक लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना इसने, ठीक। अब अगर पॉइंट चार्ज है तो मेटल आयन और पॉइंट चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो एनायनिक लिगेंड को तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारे हैलाइड आयंस है वो तो क्या है, सबसे वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो यहां ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, CFT ने क्या बोला भाई, CFT ने कोवलेंट कैरेक्टर की बात ही नहीं करी, जो कि किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया फ्यूचर में, LFT और MOT, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो मेटल, जिसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड होगा, कार्बन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एग्जांपल देखो, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम है, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ऑर्गेनिक में आएगा। फ्रैंकलैंड रिजेंट, डाइअल्काइल कैडमियम, गिलमांस रिजेंट, ये तीनों आपके ऑर्गेनिक में आएंगे। फिनाइल लिथियम, टेट्राइथाइल लेड, ठीक। बस पढ़ लो ये वाला जो पेज है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये सिर्फ कोचिंग में पूछे जाते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल कार्बोनिल्स में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करती है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो साइमल्टेनियसली मेटल क्या करती है, अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होता है, उसमें अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करती है। ये सिग्मा बना, ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे एक टाइप से डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होने लग जाएगा, जिसके कारण CO बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाती है। तो देखो, जब Mn में यहाँ पे मेटल पे अगर चार्ज
पॉजिटिव होगा तो उसके पास लोन पेयर डेंसिटी कम है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी, पाई बॉन्ड कम बनेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा बनेगा, तो पाई बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर इस केस में कम और सबसे ज्यादा उसमें, और सीओ बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा सीओ बॉन्ड लेंथ। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल टेट्राहेड्रल होता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन ये जीरो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट ने नहीं पूछे, ये पूछने चाहिए, काफी टाइम से नहीं पूछे हैं, जेई मींस खूब क्वेश्चन पूछता है यहां से। डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो, Mn2CO10। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे Mn2 है तो CO कितना है, 10 है, और ये आपका बंदा देखो यहाँ पे ये चार ऐसे हैं एक प्लेन में और एक ये इधर है, ये दो यूनिट जुड़ती है, 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स ज्वाइंड बाई Mn बॉन्ड, और ये जो बनता है CO2 CO8 ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो। इसमें क्या है, ये जो दो CO है ये ब्रिजिंग CO कहलाते हैं। बोलो कोई डाउट। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जिगलर नाटा कैटलिस्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। इसके कंपोजिशन TiCl4+ एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। विल्किंसंस कैटालिस्ट में यहाँ पे एक L कर लो, और विल्किंसंस कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे विल्किंसन कैटालिस्ट का फॉर्मूला है ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम 1 क्लोराइड। एक बार फॉर्मूला जरूर देख लें। तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। Subscribe Device Classes channel for NEET chemistry guidance.